आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हीट एंड अगर कहा जाए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो एलटी ग्रेड टीजीटी में एक जो सिलेबस में डिफाइन किया गया है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट का आधा पार्ट आता है और आधा पार्ट थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का भी ऐड कर दिया गया। मेन चीज़ ये है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स सेंटर्ड किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट के वो अराउंड पूरी थर्मोडायनेमिक्स रन करती है। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी जो है थर्मोडायनेमिक्स ये है कि हमें टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर का वर्क डन से क्या रिलेशन है इसके बारे में जानना है। पूरा जो सिलेबस डिफाइन है कहीं ना कहीं टेम्परेचर और उसका जो रिलेशन है वर्क डन और एनर्जी का उसके बारे में हमको जानना। तो जैसे आप अपने एटमॉस्फेयर में, अपने डेली लाइफ में या कह सकते हैं रूटीन लाइफ में आप देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। एक्चुअल में अगर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करता है पढ़ना तो पहला ही सवाल आता है कि एक्चुअल में टेम्परेचर है क्या। जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या है, किसी बॉडी को कभी कभी टच करते हैं तो कुछ बॉडी ठंडी लगती हैं और कुछ बॉडी गर्म लगती हैं। इसका मतलब है कि जो बॉडी ठंडी लग रही है, महसूस हो रही है, वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। और अनदर केस में क्या होगा, जो बॉडी गर्म लग रही है उसमें क्या हो रहा है कि उसका टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। लेकिन अगर टेम्परेचर को मेज़र करना हो तो हमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रीज़न क्या है कि जबकि हम टच करके ये सेंस कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी गर्म है और कौन सी बॉडी ठंडी है। लेकिन अगर लगभग 2 बॉडी को कंपेयर करना हो कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, अगर 1 डिग्री का अंतर है दोनों में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम टच करके ये बता पाएँ कौन सी बॉडी ज़्यादा ठंडी है और कौन सी बॉडी गर्म है। तो इसलिए हमें क्या होता है कि एक पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। वह पैमाना क्या कहलाता है? टेम्परेचर स्केल कहलाता है। जिस प्रकार जैसे आप जानते हैं कि जब आपको बुखार होता है तो कहा जाता है कि आप टेम्परेचर मेज़र करते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट। तो एक तरीके से वो क्या है, एक पैमाना है जिस पे ये डिफ़ाइन किया गया है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और उससे हम मेज़र करते हैं। अगर 2 बॉडी का टेम्परेचर हमने मेज़र किया, एक में ज़्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें रीडिंग ज़्यादा आ रही है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू एन अदर बॉडी। ऐसे ही एक पैमाना बना हुआ है जो मोस्ट पॉपुलर है, आपका सेल्सियस। तो वहाँ पे भी टेम्परेचर हम मेज़र करते हैं। अमूमन आप जानते हैं कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 सेंटीग्रेड है, जबकि हिमांक जो है उसका मतलब फ्रीज़िंग पॉइंट जो है वो 0 सेंटीग्रेड है। एक और स्केल के बारे में आप जानते हैं, केल्विन स्केल, जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, न्यूमर स्केल, इन सब में क्या रिलेशन है? अगर एक बॉडी है, कोई व्यक्ति ऐसा है, 4 व्यक्ति आपके पास हैं और चारों व्यक्ति के पास क्या है, अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट हैं। सबने अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट से क्या किया, एक बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया। एक्चुअल में हो सकता है कि सबके टेम्परेचर स्केल्स की जो रीडिंग आएगी वो अलग-अलग आएगी। लेकिन बॉडी एक है, उसका टेम्परेचर भी एक है। इसका मतलब है उन सब स्केल्स में एक ऐसा रिलेशन हमको टेबल करना पड़ता है, जिससे हमको क्या मिले कि सबके स्केल भले अलग दिखें लेकिन टेम्परेचर का मान जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स हमको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें टेम्परेचर के बारे में पहली चीज़ जानना है कि टेम्परेचर एक्चुअल में होता क्या है? हीट क्या है? जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, वहाँ पे चार्ज का फ्लो हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप मैकेनिक्स में कहते हैं कि हवा जो बहती है वो किस कारण से बहती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। इसका मतलब कि प्रेशर डिफरेंस अगर होगा तो हवा वहाँ पे चलेगी या एक तरफ से गैस दूसरी तरफ मूव करेगी। या जैसे आप कहते हैं कि अनबैलेंस फोर्स होगा, हायर फोर्स टू लोअर फोर्स की तरफ क्या कर जाएगा, बॉडी मूव कर जाएगी। तो कहीं न कहीं हम भी इसी तरीके से कोई एक रिलेशन स्टेबल करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे आप जानते हैं कि कभी-कभी आप अगर कहीं पे बैठे हो तो आपको गर्म लगता है, इसका मतलब उस साइड से हीट आपकी तरफ आ रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? मान लीजिए कि आपकी तरफ से हीट दूसरी तरफ जाने लगे, ये एक्चुअल में सर्टेन डायरेक्शन में कैसे फ्लो कर रही है, इसके पीछे की घटना क्या है, क्या कारण है? इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो अगर हीट के बारे में बात किया जाए, एक्चुअल में है क्या? तो हीट इज़ नथिंग बट एज़ अ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का ही एक रूप है, जिसका डिफाइन करने के लिए अगर देखते हैं कि इसकी डेफिनिशन क्या होती है, तो कहा जाता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन फ्लो ड्यू टू द
टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब है कि हीट क्या होगी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा कि जो एनर्जी फ्लो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हीट अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ रहा है वो क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, इसी के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पे एनर्जी का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और जो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी कहेंगे। अब देखिए, अगर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन रहा है तो इसका मतलब है कि जैसे ही हीट आप डिफाइन कर रहे हो उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिफाइन करना पड़ेगा कि टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या। तो टेम्परेचर जब आप कहते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है, तो देखिए रीजन क्या है कि टेम्परेचर जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो दो चीजें आती हैं। पहली कि क्या हम सेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी गर्म है या कोल्ड है, यही चीज इससे हमको पता चलती है। जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि टेम्परेचर जब हम डिफाइन करते हैं तो हम दो बॉडी को टच करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तब ये जो सेंसेशन मोड है ये आपका उतना वैलिड नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि आपसे गलती होने की पूरी पूरी संभावना होगी। इसलिए आप क्या बनाते हैं, एक स्केल बनाते हैं। तो जब टेम्परेचर डिफाइन हम करते हैं तो टेम्परेचर को क्या कहते हैं कि यह क्या बताता है, किसी बॉडी की गर्माहट को या ठंडेपन को बताता है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर इज द सेंसेशन ऑफ द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब यही हुआ कि जब हम बॉडी को टच करेंगे तो ये क्या बताएगा कि वह गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है। तो जैसे ही हमको ये पता चलेगा, अब क्या होगा कि हमें डिफाइन करना होगा कि टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ये क्या करेगा, हॉटनेस या कोल्डनेस को बताएगा, बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब टेम्परेचर अगर आपके पास है, मान लीजिए कि हमने क्या किया, हीट देखा, हीट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दो बॉडी के बीच में एक्सचेंज होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। फिर टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर क्या है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि बॉडी का जो हम सेंस करते हैं वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको जो मेजर करता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को, टेम्परेचर यहाँ पे जब हम मेजर कर रहे हैं इसका मतलब है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें स्केल की जरूरत होगी। जिस प्रकार आप देखते हैं कि हम जब लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या लगा आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो आप मीटर स्केल यूज कर लीजिए, मीटर स्केल। ठीक है, जैसे आपके पास एक मीटर की पट्टी होती है, उससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दूसरी चीज है कि आप जब लॉन्ग डिस्टेंस के मेजर करने लगते हैं तो किलोमीटर में आते हैं, उसके डिस्टेंस मेजर करते हैं। मतलब एक तरीके के ये क्या है, यूनिट्स हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि आप किलोमीटर में आइए, उसके बाद और यूनिट्स हैं, जैसे आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे पार्सेक की बात की जाती है, लाइट ईयर की बात की जाती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपनी सुविधा अनुसार कितनी दूरी है, शार्ट डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, मतलब जो हम मेजर करने जा रहे हैं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उस यूनिट के लिए कोई अलग स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। इसी तरह जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर में भी कई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल्सियस, सेल्सियस स्केल। दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट। तीसरा क्या है, केल्विन। चौथा क्या है, र्यूमर। इसको किससे डिनोट करते हैं, आप इसको आर से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, एफ से करते हैं और सी से करते हैं।
इसका मतलब है कि सेल्सियस स्केल से भी आप टेम्परेचर मेजर करते हो, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल से मेजर करते हो, तीसरा केल्विन स्केल और चौथा क्या है, र्यूमर स्केल। देखिए केल्विन स्केल आप सॉरी सेल्सियस स्केल आप बेहतर जानते हैं। जब आप कहीं पे भी जाइए तो आपको अमूमन क्या दिया जाता है कि एक थर्मामीटर दिया जाता है, वो थर्मामीटर किसमें डिनोटेड रहता है, सेल्सियस में रहता है। तो अगर हमारे पास ये सेल्सियस में मेजरमेंट है तो इसको हम यूज भी किए होंगे, अमूमन लोग यहाँ पे यूज किए होंगे और देखे भी होंगे। दूसरा आता है अगर कभी कभार किसी को बुखार आ जाता है तो अगर आप डॉक्टरी में जाते हैं तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल का यूज कर लिया जाता है और फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं वहाँ पे, ठीक है? जिसकी वैल्यू कितनी होती है 98.4 अप्रॉक्स। अगर हम इसको इसमें इंटरचेंज करते हैं ये 37 के अप्रॉक्सीमेट आता है, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर आपका टेम्परेचर मेजर किया गया है एक फ़ारेनहाइट स्केल से और एक सेल्सियस स्केल से, तो ये कह सकते हैं कि बॉडी तो एक ही है, तो टेम्परेचर एक ही होगा, लेकिन वहाँ पे वो वैल्यू अलग-अलग है। जिस प्रकार अगर हम कहें कि एक किसी दूरी को अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो किसी को 1 मीटर को आप किलोमीटर में लिख दीजिए और उसी को मीटर में लिख दीजिए, तो मीटर में 1 आएगा, किलोमीटर में 10 की पावर -3 आएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूरी अलग-अलग है। बट हाँ, जिस यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे वो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग दिखा रही है, लेकिन वैल्यू वो सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू अलग इंडिकेट कर सकती है, लेकिन वो दूरी नहीं बदल रही है। इसी तरह क्या है कि जब आप सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो ये 37 के आसपास आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में जब आप मेजर करते हैं, तो 98.4 आता है। केल्विन में मेजर करते हैं, तो अब एक चीज़ था कि अगर हमारे पास सेल्सियस में है बॉडी टेम्परेचर, अगर हमको केल्विन में जानना है, तो कोई रिलेशन होना चाहिए कि हम जो व्यक्ति जिस यूनिट में जानना चाह रहा है या आपको डॉक्टर ने केल्विन में बता दे टेम्परेचर या फ़ारेनहाइट में बता दें और दूसरे को आप बताना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक फ़ॉर्मूलेशन बनाना होगा कि फ़ॉर्मूले के बेस पे हम क्या कर सकें, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चारों स्केल्स हैं, इन चारों स्केल्स का एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम सेल्सियस को कन्वर्ट करने जाएँगे यहाँ पे, तो सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? तो देखिए सेल्सियस को केल्विन में जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं 273.15 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं केल्विन को जब भी लिखेंगे 273.15 प्लस सी। इसका मतलब अगर यहाँ पे आपका 27 सेंटीग्रेड है, जिससे आप कहते हैं अक्सर देखिए थर्मोडायनामिक्स में जब आप आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो रूम टेम्परेचर दिया जाता है। रूम टेम्परेचर को अप्रॉक्सिमेट 27 सेंटीग्रेड माना जाता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है 27 सेंटीग्रेड को जब केल्विन में हम लिखते हैं तो होता क्या है वो 27 अगर आप जोड़िए तो 300.15 ये रूम टेम्परेचर हुआ। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम इस डिजिट को इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए कहीं-कहीं लिखा होता है कि 300 केल्विन है, लेकिन एक्चुअल में जब हम ऐड करते हैं तो 273 नहीं ऐड करते, 273.15 ये एग्ज़ैक्ट वैल्यू होती है। अब देखिए अगर आपको केल्विन में वैल्यू पता है तो आप सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं, सेंटीग्रेड में पता है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन स्केल में। दूसरी चीज़ आ रही है कि फ़ारेनहाइट से कैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कि अगर फ़ारेनहाइट में स्केल दिया गया है कोई वैल्यू तो उसको हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या आता है C/5 इक्वल टू F-32/9। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्केल देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक फार्मूला C/5 इक्वल टू F-32/9। इसका मतलब है कि अगर हमको सेंटीग्रेड में पता है तो फ़ारेनहाइट में हम निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर देखिए यहाँ पे तो हो क्या रहा है कि अगर आप सेंटीग्रेड को केल्विन में लिख पाए तो इसका मतलब है कि केल्विन को आप फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं। 2 स्टेप है, या तो आप यहीं से डायरेक्ट एक रिलेशन बनाइए या तो आप केल्विन को पहले सेंटीग्रेड में लाइए और सेंटीग्रेड से किस कन्वर्ट कर दीजिए फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ऐसा कौन सा ताप है जिस ताप पर सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल सॉरी फ़ारेनहाइट स्केल दोनों बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे दोनों को बराबर कर दिया जाए, मान लीजिए कि सी की जगह पे एफ रख दिया जाए तो कितनी वैल्यू आती है? देखिए सी की जगह अगर जैसे ही आप C/5 इक्वल टू F-32/9 की, अगर हमको ये देखना है कि जो सवाल आता है हमेशा वो कहा जाता है कि सेंटीग्रेड जो है और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पे सेम टेम्परेचर आ रहे हैं। अगर दोनों पे सेम टेम्परेचर आ रहे हैं तो वो टेम्परेचर कितना होगा? क्या वैल्यू होगी उसकी? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो अगर C दैट मीन्स C इक्वल टू F इस टेम्परेचर स्केल पे दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब है कि या तो हम C लिख दें F की जगह या यहाँ पे जो है C उसकी जगह पे हम F पुट कर दें। मतलब दोनों जगह पे हमको कोई एक क्वांटिटी ही रखनी है। इसका मतलब है हम सीधे फ़ारेनहाइट में चले जाएँ या सेंटीग्रेड स्केल में चले जाएँ। तो जहाँ पे F होगा हम वहाँ पे क्या कर देंगे
इसका मतलब C माइनस 32/9। तो इधर अगर आप मल्टीप्लाई करिए तो 9C इक्वल टू क्या होगा 5C माइनस 160। ठीक है, इधर आइए तो ये कितना हुआ 4C इक्वल टू कितना हुआ -160। C इक्वल टू कितना हुआ 160 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज -40 सेंटीग्रेड। अब आप कह सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस स्केल है, दोनों क्या हो रहे हैं -40 सेंटीग्रेड के ताप पर दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सेल्सियस में दिया है या आपका फ़ारेनहाइट में दिया है। रीज़न क्या है कि जैसे ही फ़ारेनहाइट में जाएँगे तब भी वो -40 ही दिखाएगा। अगर -40 ये दिखा रहा है और सेल्सियस भी -40 दिखा रहा है, इसका मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये अक्सर पूछा गया है, अगर एलटी ग्रेड, टीजीटी लेवल पे देखिए, तो ये कई बार सवाल आया हुआ है थर्मोडायनामिक्स का कि वह ताप आप बताइए या एट दैट टेम्परेचर वेयर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल। उस समय क्या कहेंगे आप कि जो सेल्सियस में है और फ़ारेनहाइट में है उसका मान कितना होगा -40 सेंटीग्रेड। ठीक है? तो इन दोनों केस के लिए क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो मेन चीज़ क्या हो रहा है कि अगर हमको टेम्परेचर दिया जाए एक स्केल में तो दूसरे स्केल के लिए हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे डिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब 1 से 2 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको 3 या 4 3 रिलेशन है। तीनों को हम क्या करते हैं एक सिंगल फ़ॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे हीट हम पढ़ते हैं तो हीट के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए टेम्परेचर डिफरेंस। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट नहीं बहेगा, मतलब एनर्जी का फ्लो रुक जाएगा। रीज़न क्या है कि देखिए जैसे अमूमन आप देखते हैं कि कई बार सवाल भी आता है कि ठंडियों में खाना ज़्यादा खाया जाता है, जबकि गर्मियों में आदमी कम खाता है। बहुत नॉर्मल अगर देखें तो कहते हैं कि गर्मियों में खाना खाना चाहिए, फूड पॉइज़निंग। ये अदर केस है, लेकिन अगर हम थर्मोडायनामिक्स का बेस देखें, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि जो गर्मी का दिन होता है, उसमें हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, वो ज़्यादा होता है। एक्सेप्ट कभी-कभी तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि ठंडियों में हमारे बॉडी के टेम्परेचर से वो बाहर का टेम्परेचर क्या है, वो कम हो जाता है। तो उस केस में जब बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए या फिर राइज़ कर जाए, दोनों केस हैं। अगर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, दोनों केस में आपको प्रॉब्लम होगी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट बना रहना चाहिए। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या हो जाएँगे? फेल हो जाएँगे। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हम खाना एज़्यूम करते हैं, ठीक है? जो आप भोजन करते हैं, तो एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी का हमारी बॉडी यूज़ करती है। एक तो टेम्परेचर मेंटेन रखने में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, अप्रॉक्सिमेट 37 सेंटीग्रेड के आस-पास या 98.4 सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट के आस-पास वो बनाए रखती है। दूसरी चीज़ है कि हम जो प्रॉपर वर्क करते हैं, डेली रूटीन के जो खर्चे हैं, जो एनर्जी के फॉर्म में, हमारी बॉडी उस क्या करेगी? एनर्जी को खर्च करेगी। लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में जाता है। इसका मतलब है कि जब बाहर का टेम्परेचर गिर जाएगा कोल्ड सीज़न में, तो वहाँ पे क्या करेगा, जो ठंडी वस्तुएँ जब आप उसको टच करेंगे तो ये क्या होगा? हमने कहा टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मान लीजिए कि ये हायर टेम्परेचर पे T1 पे है, ठीक है? और इधर क्या है T2 है, जिसका टेम्परेचर क्या है T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। ये ठंडियों के दिन में आपको देखने को मिलता है, मतलब आप हायर टेम्परेचर पे हो और जो सराउंडिंग की बॉडी है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर पे बनी हुई। तो जैसे ही आप इसमें टच करेंगे, इसका मतलब है कि जैसे ही आप टच करते हैं तो ये क्या होता है, एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और हीट क्या होगी, लो होना चाहेगी। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या करेगा, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही आप टच करते हो बॉडी को, तो बॉडी जैसे ही टच में आएगी, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो कि कॉन्टैक्ट एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, जबकि जो बाहर के बॉडी रखी हुई, वो उससे कम पे एप्रॉक्सिमेट हम मान लेते हैं या 15 सेंटीग्रेड के आस-पास ठंडियों में हमारे यहाँ का अमूमन बन जाता है। तो बॉडी क्या करेगी, इस टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि कॉन्टैक्ट में जो आएगा उसको क्या करेगी, अपने से पे लाने का हमेशा प्रयास करती है। तो जब वो अपने कॉन्टैक्ट बॉडी को अपने टेम्परेचर पे लाने का प्रयास करेगी, इसका मतलब है उसको प्रोवाइड कर देगी। लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, जैसे ये वाला सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट एरिया का टेम्परेचर गिरेगा, वो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी रिलीज़ कर देगी उस एरिया पे कि आपका टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो रहा है, मतलब बॉडी जाएगा हमारे माइंड कि वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंटिन्यू वहाँ पे एनर्जी एक्सिस मात्रा में भेजेगी, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, सडनली ड्रॉप हो रहा है। तो उस केस में क्या होगी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब टेम्परेचर तो मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, लेकिन एनर्जी ज़्यादा खर्च होने लगेगी। इसलिए हमें ठंडी भी लगती है और कहते हैं कि जो एयर हो या कोई भी बॉडी हो जो हमारे बॉडी से टकराती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भी थोड़ा-सा भोजन की आवश्यकता जो होती है, वो ठंडियों में ज़्यादा हो जाती है। तो कहीं न कहीं क्या है, ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है।
दूसरी चीज़ आती है कि अगर हमारे पास ये टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है कहीं पे, जैसे बॉडी है या कोई कोई भी बॉडी है, लिविंग बॉडी हो या फिर जो डेड बॉडी है, जैसे वुड है, प्लास और आपका स्टील है, ये सारी चीज़ें। देखिए टेम्परेचर का ही बात हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि सेम टेम्परेचर पे अगर लकड़ी रखी हो और एक स्टील रखा हो, ठीक है? या लोहे की रॉड रखी हो और ये हम ठंडी में करते हैं, जब हम बैठते हैं कहीं पे, लकड़ी के बेंच पे बैठना पसंद करते हैं ठीक है? तो ठंडियों में क्या होता है कि जब हम लकड़ी पे बैठते हैं और एक तरफ क्या है स्टील पे बैठ रहा है कोई व्यक्ति, तो स्टील पे ज़्यादा ठंड लगती है, जबकि अगर देखा जाए तो लकड़ी पे बैठने वाले व्यक्ति को कम ठंड लगेगी। मतलब क्या है कि उसको ऐसा लगेगा कि लोहे की जो रॉड है उससे ज़्यादा ठंडी। लेकिन होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अगर सेम टेम्परेचर रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है? अगर सेम टेम्परेचर पे नहीं है तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बार-बार चेंज हो रहा है, कहीं न कहीं। अगर सेम एटमॉस्फेयर में रखी हुई हैं, एक सेम दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उस केस में आपको कैसे ये रियलाइज़ हो रहा है कि एक ठंडी है और एक क्या है थोड़ा-सा गर्म है? रीज़न क्या होता है कि जब आप लकड़ी के संपर्क में जाते हैं तो लकड़ी क्या है? वेट कंडक्टर है हीट का। जैसे ही आप उसके संपर्क में जाएँगे वो इतनी एनर्जी एनर्जी को क्या करेगा? फ्लो नहीं करने देगा। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हो रहा है लेकिन मैक्सिमम पार्ट को क्या कर देगा? रेज़िस्ट कर देगा। उस केस में क्या होगा कि जब वो रजिस्ट कर रहा है तो आपके बॉडी को हायर ट्रांसफर करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारा दिमाग भी सेंस नहीं करेगा कि वो लोअर टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर की एनर्जी ट्रांसफर हो ही नहीं रही है। बहुत कम मात्रा में होती है। आयरन की शीट पे बैठते हैं, ठीक है? जो लोहे की शीट या स्टील से बनी हुई, ठीक है? जब आप वहाँ पे बैठते हो तो होता क्या है, वो कंडक्टर है। तो जैसे ही आप उसके कॉन्टैक्ट में आएँगे वो क्या करेगा? हीट को फ्लो करना शुरू कर मतलब वो ईज़ी पाथ प्रोवाइड कर देगा एनर्जी फ्लो। जब ईज़ी पाथ प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर आपकी बॉडी को एक्सेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो एनर्जी को मेंटेन बनाए रखे। आपकी बॉडी जो कॉन्टैक्ट बॉडी है एरिया उस एरिया कॉन्टैक्ट एरिया को क्या कर दे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर। तो उस समय आपको क्या लगेगा कि हमारे बॉडी से एनर्जी ज़्यादा जा रही है। तो दिमाग क्या हमारा सेंस करेगा ये बॉडी जो है ज़्यादा ठंडी। इसलिए कहा गया कि टेम्परेचर को हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पे रखे हों बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा लोअर हो गए, देखिए सेम टेम्परेचर होने के बाद भी हमारी बॉडी क्या बता रही है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, का टेम्परेचर इसलिए हमको क्या ज़रूरत पड़ी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, हम टच करके नहीं बता सकते। हम क्या करते हैं, एक स्केल बनाते हैं, ताकि वो उस पैमाने पे हम क्या कर सकें, दोनों बॉडी को जज कर सकें। जैसे ही जज करेंगे, तब हमको एकदम क्लियर पता चलता है कि भाई दोनों बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ पे एक कंडक्टर है और एक बैड कंडक्टर है, जिसके कारण हमको ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि एक का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है और दूसरे का टेम्परेचर क्या है, कम है। अब देखिए जैसे टेम्परेचर की बात आ रही है कि एक का कम है, एक का ज़्यादा है, तो एक्चुअल में जैसे हीट का फॉर्म आया कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है टेम्परेचर। एक्चुअल में अगर देखा जाए हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा छुपा है जिससे निकल के आएगा। जिसको नाम से आप क्या कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ आप जानते हैं। देखिए थर्मोडायनामिक्स में 3 लॉज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, बट ज़ीरोथ लॉ भी है। एक अकेली फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसे ज़ीरोथ लॉ के नाम नियम आप पढ़ते हो। रीज़न क्या है कि ज़ीरोथ लॉ जो दिया गया था, फर्स्ट लॉ के बाद आया था ज़ीरो। एक्चुअल में पूरी थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर के अराउंड घूम रही है। मतलब टेम्परेचर उसका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब जिसके बगैर आप थर्मोडायनामिक्स की कल्पना तक नहीं कर सकते हो और उसका कॉन्सेप्ट जो है, वो फर्स्ट लॉ के बाद आ रहा है। इस केस में क्या हुआ कि बेसिक तो यही है। तो इसलिए भी जैसा कि कहा जाता है कि इसलिए इसको क्या कर दिया गया, ट्रूथ लॉ के नाम से दिया गया मतलब एज़ अ ओरिजिन, ठीक है? मतलब थर्मोडायनामिक्स की क्या कर रही है, ओरिजिन क्रिएट कर रही है। मतलब यहीं से पूरी डायनामिक्स क्या होती है, निकल के बाहर आती है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जब आप टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देखने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? जैसे आप देखिए थर्मोडायनामिक्स में अगर देखा जाए, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है कि जब इससे क्या मिलता है हमको, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या देता है कॉन्सेप्ट, ठीक है? हमको क्या प्रोवाइड करेगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें देखा गया कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर 2 बॉडी हैं, ठीक है? अगर इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए, एक है, तो ये धीरे-धीरे टाइम के बाद क्या होते हैं, निश्चित ताप पर आ जाएँगे। इसका मतलब तो एनर्जी का
फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा। इसका मतलब है जब एनर्जी का फ्लो रुक रहा है, ना तो ये एनर्जी इससे ले रहा है, ना तो ये, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, स्टॉप हो जा रही है। एक्सचेंज जब एनर्जी नहीं होगी, इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुके हैं। इससे टेम्परेचर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि यहाँ पे दोनों बॉडी क्या हुआ, टेम्परेचर सेम हो गए तो रुक गए। लेकिन अगर इसी को क्या कर दिया जाए, यहाँ से दो पार्ट में, तो पहला ये पार्ट रखा गया ए, ठीक है, और तीसरे को क्या कर दिया गया सी। मतलब क्या है कि ए, बी और सी तीन बॉडी हैं। पहला बॉडी क्या है ए, बॉडी बी, तीसरी बॉडी क्या है सी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनको जो रखा गया यहाँ पे, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से अलग है, मतलब डायथर्मिक वाल, एडियाबैटिक वाल आप कह सकते हैं। यहाँ एडियाबैटिक वाल से क्या प्रोविटेट कर दिया। इसका मतलब है कि ना तो एनर्जी ए और बी एक दूसरे आपस में कर सकते, लेकिन जो सी था यहाँ पे क्या कर दिया गया, सी में थोड़ा सा पॉइंट छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि ए क्या कर देगा, एनर्जी, बी भी क्या करेगा, एनर्जी, जैसे कहा जाए ए जब टेम्परेचर टी ए था, और यहाँ पे और यहाँ पे क्या है टी। इसका मतलब है कि जब तक ये दोनों कम एनर्जी रुकेगी नहीं, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जब तक नहीं रुकेगी, तब तक इन दोनों के बीच। अब देखिए अगर हायर टेम्परेचर पे कोई भी होगा इन दोनों में से, यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, बी भी क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम लाने का प्रयास करेगा, अपने टेम्परेचर पे लाने का। इसका मतलब अगर हायर टेम्परेचर पे है तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लोअर टेम्परेचर पे है तो इसे गेन कर ले। इसका मतलब टी ए और टी सी ये आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएंगे, तीनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टीबी जो है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा एट सर्टेन टाइम टी के बराबर हो जाएगा, मतलब टीबी क्या हो जाएगा, टी सी के बराबर हो जाएगा। सेम कंडीशन टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, टी। तो टी ए जो है, टी ए भी क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखिए टी सी तो बराबर है, यहाँ पे कह सकते हैं आप टी, टी बी इक्वल टू, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि के टी तीनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के बराबर आ जा रहे हैं। इस ला से एक चीज पता चला कि जब तक हमारा टेम्परेचर सेम ही रह रही है, इसका मतलब यही जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये किसको बेसिकली डिफाइन कर रहा है, टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वह किसके बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो हमारी बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब जिस को हम मानते हैं यहाँ बेसिक एक कोऑर्डिनेट मानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स का है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर कहा जाए कि विदाउट टेम्परेचर हम थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पे कोई कल्पना नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर को ही डिफाइन करने वाला है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या बता रहा है, बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो ना तो आपको फर्स्ट लॉ से मिलता है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, किसी भी लॉ से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते व्हाट इज द टेम्परेचर। बट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही एक चीज़ बताता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर के बारे में पूरी जानकारी ये क्या करता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड कर देता है। इसलिए कि इस जो लॉ आया इसको क्या नाम दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दिया। ठीक है? अब जैसे हम आगे बढ़े तो अब जैसे हमारे पास टेम्परेचर आया, ठीक है, टेम्परेचर की बात पता चली, तो टेम्परेचर के बाद पता क्या होगा, टेम्परेचर मेजरमेंट करने बनाने होंगे, उन स्केल्स की क्या प्रॉपर्टी है, कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर पूरा डिस्कस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो सिलेबस है वो इसी तरह डिज़ाइन भी किया गया कि पहले आप टेम्परेचर बताइए। एक्चुअल में अगर कहा जाए वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिया गया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद क्या क्या, जैसे ही आप टेम्परेचर आप जान पा रहे हो, हीट के बारे में बताया गया, और हीट से आप किस पे आएंगे कि टेम्परेचर को एक्चुअल में मेजर कैसे किया जाए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो, जिन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बता रहे हो उनमें क्या रिलेशन है। चार पैमाने आपके यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि टेम्परेचर बॉडी का जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और साथ में एक और आता है रूमर स्केल। ठीक है, इन सारे स्केल्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, कैसे कन्वर्ट करते हैं एक क्वांटिटी को अनदर क्वांटिटी, ये सारी बातें की जाती हैं। तो दो सवाल अगर अगर देखा जाए लेक्चर से, तो दो सवाल आपके थोड़ा सा क्लियर होंगे कि एक क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर कौन, ऐसा कौन सा ला है थर्मोडायनेमिक्स का
जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को बताता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों बराबर होते हैं, तो वो टेम्परेचर क्या निकल के आया था हमारा 40 -40 सेंटीग्रेड, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने निकाला था, ये कितना आया था? -40 सेंटीग्रेड। इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -40 सेंटीग्रेड को चाहे हम फ़ारेनहाइट में बोलें या फिर हम सेल्सियस स्केल में बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये बस अभी जो शुरुआती टाइम है, आप थोड़ा-सा जो बुक है इंटरमीडिएट की सारी, आप एक रिवाइज़ करिए। जो भी बुक हो इंटरमीडिएट की, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, बेसिकली सब जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर डिफाइन, उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ या जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज़ हैं, एक बार से काम है आप, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ और जो भी वहाँ पे कंटेंट होगा प्रोवाइड कर, एक बार आप लोग पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल लेके चलेंगे।